अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे वर्क टीम्स के हवाले से। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वर्क टीम्स इन दिस लेक्चर। लेट्स मूव टुवर्ड्स लेक्चर। इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ डेफिनेशंस। पहले हम समझने की कोशिश करेंगे वर्क ग्रुप्स क्या होते हैं, वर्क टीम्स क्या होते हैं, और उसके अंदर मुख्तलिफ डिफरेंसेस जो होते हैं, what are those differences that make work group different from the work teams। कुछ definitions हैं, मुख्तलिफ तरह की work teams होती हैं, तश्कील होती हैं मुख्तलिफ organization के अंदर। for example problem solving team, self managed teams, क्रॉस फंक्शनल टीम्स एंड वर्चुअल टीम्स। ये मुख्तलिफ इकसाम की टीम्स होती हैं जो मुख्तलिफ इदारों में बेस्ड ऑन देयर जॉब प्रोफाइल और फंक्शंस ये मुख्तलिफ टीम्स को तश्कील दिया जाता है just for to achieve the organizational goal. We will discuss this later in this presentations. Creating effective teams, इसमें कुछ प्रोसीजर्स और तरीकाकार हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसी एक अच्छी टीम को बनाने के लिए क्या चीजें, जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं और किन चीजों की जरूरत पड़ती है किसी भी एक इफेक्टिव टीम को बनाने के लिए। Why have teams become so popular? It's a big question. It's a $1 million question. अगर it's an increasing trend. In fact, if you see around within the industry, most of the tasks now being assigned, or most of the time teams are developed to resolve any sort of a problem, to launch a product, or to resolve any issue or a technical or any kind of issue. What happens, organization normally constitute different kind of a teams that I have just discussed about it. So we will elaborate it in details. What are those reasons? Just for example, it's a great way to use employee talents because employees have a multiple skills, knowledge, background, and all those skills are being utilized when all these different skill set are brought together on a particular subject. It may be the product development, product marketing, or a resolution of any technical problem. जो उसकी मुख्तलिफ जो स्किल्स होती हैं एम्प्लॉयज की वो एक पूल अप हो जाती हैं ताकि उसको कलेक्टिवली मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से उस इशू को देखा जा सके। टीम्स आर मोर फ्लेक्सिबल एंड रेस्पॉन्सिव टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। एक बड़ी खास वजह टीम की ये होती है कि वो विद इन चेंजिंग एनवायरनमेंट इट कैन एडजस्ट इटसेल्फ बिकॉज मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ लेवल की जो लिबर्टी होती है, दे आर ऑलवेज एडजस्टेबल टू द कंडीशंस एंड एनवायरनमेंट, और वो अकॉर्डिंगली उसके अंदर एडजस्ट होना शुरू कर जाते हैं टीम मेंबर्स। तो लिहाजा ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है एज कम्पेयर टू ग्रुप, कि टीम एज कम्पेयर टू ग्रुप can adjust very quickly in the given conditions, can quickly assemble, deploy, refocus and disband। एक particular task के लिए टीम को बनाया जाता है, assemble किया जाता है, उसको बनाया जाता है, तश्कील दिया जाता है और उस particular task पे उसको डिप्लॉय किया जाता है, और फिर जब ये टास्क मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद टीम की तश्कील जो है वो खत्म हो जाती है। ये मीन्स इसको असेंबल करना और इसको डिस्पर्स करना भी एज कम्पेयर टू ग्रुप बहुत आसान है। फैसिलिटेट एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि टीम मेंबर के अंदर जो है हर एम्प्लॉय की जो वॉइस है वो सुनी जाती है, उसके आइडियाज को रिस्पेक्ट दी जाती है, तो लिहाजा उसके अंदर जो अटैचमेंट होती है किसी भी एक टीम मेंबर की बहुत ज्यादा होती है। दे बिकम सो इमोशनली अटैच्ड एंड इन्वॉल्व विद द डिस्कशन एंड द रेजोल्यूशन ऑफ द team issue or a team problem or a subject that a particular team working on. Increase employee participation in decision making. As I said, जब हर किसी के आइडियाज को रेस्पेक्ट दी जाती है और उनको सुना जाता है टीम के अंदर, तो लिहाजा मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव, मुख्तलिफ आइडियाज जब जनरेट होते हैं एंड पीपल और टीम मेंबर बिकम इन्वॉल्व इन अ डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स, डिसीजन मेकिंग सॉल्यूशंस, राइट। हर टीम मेंबर मुख्तलिफ सॉल्यूशंस और आइडियाज जब जनरेट कर रहा होता है तो उसमें मुख्तलिफ टीम के अंदर ये डिस्कशन और डिबेट होती है टू फाइंड आउट द बेस्ट अल्टरनेटिव। सो इन दैट वे दे बिकम सो इन्वॉल्व्ड and attached with the group discussions and finally come up with a novel idea that can resolve or achieve the goal of the team objectives. So in that way they become so much involved in the decision making process. It helps in a democratize an organization and increase motivation. टीम का सबसे बड़ा फायदा ये होता है जब आप एक कल्चर बिल्ड करते हैं किसी इदारे के अंदर, तो जाहिर है जब आप टीम डेवलप करते हैं तो उसके अंदर आप बेसिकली टीम मेंबर्स को या उस टीम को बेसिकली अथॉरिटी देते हैं कि वो मुख्तलिफ आइडियाज जनरेट कर लें, मुख्तलिफ अल्टरनेटिव्स के ऊपर वो काम कर सके। तो लिहाजा ये डेमोक्रेसी को डेवलप करती है टीम, हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को
एक डेमोक्रेटिक कल्चर डेवलप करने में विद इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें जब आप डेमोक्रेटाइज करते हैं, जब लोगों को ये लगता है कि उनके आइडियाज की रिस्पेक्ट दी जा रही है, उनके आइडियाज को सुना जा रहा है, उनके आइडियाज को तवज्जो दी जा रही है, तो नेचुरली वो इन्वॉल्व होते हैं और फिर रिजल्टेंटली दे बिकम मोटिवेटेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि जब हम टीम बनाते हैं, हम जिस तरह अभी इस टॉपिक को डिस्कस करें, इट्स ऑल अबाउट सिचुएशन। इट कैन वरी सिचुएशन टू सिचुएशन, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ज्योग्राफी टू ज्योग्राफी एंड कल्चर टू कल्चर। इट्स नॉट मैंडेटरी कि जहाँ पे अगर एक इदारे में टीम अगर अच्छे तरीके से काम कर सकती है या अच्छा परफॉर्म कर रही है, नॉट नेसेसरीली वो किसी और कल्चर में, किसी और इदारे में उतना ही इफेक्टिवली काम करे। तो लिहाजा हमें समझने की जरूरत है। तो हमें बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट को, अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को समझ के अकॉर्डिंगली ही टीम के बारे में डिसाइड करना चाहिए किसी भी इदारे को, कि वाया वो टीम से उनके जो डिजायर्ड गोल्स हैं वो अचीव हो जाएंगे या टीम के बगैर अचीव हो जाएंगे, इंडिविजुअल बेसिस पे हो जाएंगे या ग्रुप बेस्ड हो जाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस डिफरेंस को समझना। अब थोड़ा डिफरेंस मालूम करने की कोशिश करते हैं कि ग्रुप और टीम्स के बीच में डिफरेंस क्या है। वर्क ग्रुप को समझने की कोशिश करते हैं। अ ग्रुप दैट इंटरैक्ट्स प्राइमरीली टू शेयर इंफॉर्मेशन and to make decision to help each group members perform within his or her area of responsibility। इसको अगर आप थोड़ा सा गौर से मुताला करेंगे तो ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनका जो पर्पस होता है, they always tends to share the information and they tends to help each other in their respective area of responsibility। मतलब जो ग्रुप मेंबर होता है, एक तो वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और उसके एक ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो फिर एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे होते हैं उनके पर्टिकुलर एरिया में। फॉर एग्जांपल किसी को अगर फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बनानी होती है किसी ग्रुप मेंबर की, तो अगर वो किसी वजह से नहीं बना पा रहा है तो somebody else from the group will come up or try to help him out कि वो किसी तरीके से फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बना ले। तो उससे बुनियादी बात ये साबित हो रही है कि ग्रुप मेंबर में कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है जिसकी शायद लेवल ऑफ टेक्निकल स्किल उस लेवल की नहीं या एबिलिटी उस लिहाज से नहीं है जिस लिहाज से वो होनी चाहिए ताकि वो खुद परफॉर्म कर सके। तो लिहाजा किसी दूसरे ग्रुप मेंबर को उस ऐसे ग्रुप मेंबर की भी हेल्प करनी पड़ती है। तो इससे इंप्रेशन ये मिलता है कि ग्रुप के अंदर मल्टी लेवल स्किल लोग जो हैं वो काम करते हैं। कहीं पे वो ज्यादा कोई अच्छी स्किल्स वाला शख्स भी काम कर रहा होगा, कोई लो स्किल वाला शख्स भी काम कर रहा होगा। तो उसके अंदर जो स्किल सेट है वो वेरी करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इसके अंदर जो है कलेक्टिव नहीं होती है, ग्रुप लीडर के ऊपर ज्यादा आयद हो जाती है, तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी असाइन नहीं हो पाती। और इसके लिए जिस तरह मैंने बताया कि ज्वाइंट एफर्ट नहीं होती है, कलेक्टिविटी नहीं आती ग्रुप के अंदर, एक कलेक्टिविज्म नहीं आता है। ग्रुप के अंदर हर मेंबर ऐसे समझता है कि वो अपना जो उसके हिस्से का काम है वही पूरा करना उसका काम है। जब वो पूरा कर देगा और आगे जो है मजीद ग्रुप लीडर की या उसके ग्रुप के हेड की जिम्मेदारी बन जाती है कि वेदर वो प्रोजेक्ट या वो गोल अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसका फेल्यूर भी उस ग्रुप लीडर के ऊपर होगा और उसकी सक्सेस भी ग्रुप लीडर के ऊपर ही ट्रांसफर हो जाती है। अब आ जाते हैं वर्क टीम के हवाले से। वर्क टीम ऑलवेज जनरेट पॉजिटिव सिनर्जी through coordinated effort. The individual efforts result in a performance that is greater than the sum of individual input। इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, हाईलाइट की गई है कि टीम के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट्स अ कोऑपरेशन बिटवीन द टीम मेंबर्स। सिंस टीम के ऊपर जो है ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो जाती है, हर टीम मेंबर की इक्वल ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जितनी एक टीम लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। हर इंडिविजुअल एफर्ट जो है वो कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट करता है एज एन अ टीम एफर्ट। उसकी जो कलेक्टिव इनपुट होती है तमाम तरह इंडिविजुअल टीम मेंबर्स की, वो एक कलेक्टिव आउटपुट के तौर पे नजर आ जाती है। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप और वर्क टीम वो ये है कि हर टीम के अंदर वो जो टीम मेंबर होता है वो अपने एरिया का स्पेशलिस्ट होता है। ही नोज हाउ टू परफॉर्म अ टास्क, सो ही इज नॉट बर्डन ऑन द अदर इंडिविजुअल्स। हर चीज मिनट टू मिनट डिस्कशन होती है, मिनट टू मिनट प्रोग्रेस शेयर होती है, जहां पे लूप होल्स या डेविएशन हो जाती है उसकी करेक्शन हो जाती है, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल की होती है टू परफॉर्म द टास्क। एक कोऑर्डिनेटिव बिकॉज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कॉन्सेप्ट टीम वर्क के अंदर, और कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट टीम वर्क के अंदर है। तो लिहाजा जब एक सक्सेस होगी तो कंप्लीट एक टीम की सक्सेस होगी, अगर फेलियर होगा तो एक कंप्लीट टीम का फेलियर होगा। इनके बीच में अगर हम कंपैरिजन करें
तो हमें मालूम होगा कि 3-4 ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम बड़े आसानी से एक वर्क ग्रुप को डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक वर्क टीम से। वो क्या होती है, जिसमें फॉर एग्जांपल एक गोल है, सिनर्जी है, अकाउंटेबिलिटी और स्किल्स। जिस तरह अभी हमने बताया, वर्क ग्रुप में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका गोल होता है जस्ट टू शेयर इन्फॉर्मेशन, एंड सिनर्जी न्यूट्रल होती है, समटाइम इट बिकम्स नेगेटिव। ग्रुप के अंदर कोऑपरेशन नहीं होता है, पावर रेस शुरू हो जाती है, लॉबिंग शुरू हो जाती है, तो सम टाइम इट हैपेंस ग्रुप मेंबर फील कि मेरा काम जो है सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, बिकॉज ही फील्स द रेस्ट ऑफ द रिस्पांसिबिलिटी लाई ऑन द शोल्डर्स ऑफ द ग्रुप लीडर। अकाउंटेबिलिटी, अगेन जिस तरह मैंने बताया, ग्रुप लीडर विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द फेल्योर और सक्सेस ऑफ द एनी प्रोजेक्ट और एनी वर्क टास्क। स्किल जो है रैंडम एंड वेरिड होती है, स्किल सेट सिमिलर नहीं होता है, या रिक्वायर्ड स्किल सेट किसी की बहुत ज्यादा हो सकती है, किसी की बहुत कम भी हो सकती है, तो लिहाजा जो उनकी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है वो हमेशा subject to the doubts होती है। it can be affected from the varying level of skill set of the group members, whereas when we compare with the teamwork, तो गोल उनका क्या होता है, collective performance। it's a basic and fundamental objective of every individual team member to have a goal to ensure, to believe in a collective performance। synergy बड़ी पॉजिटिव होती है क्योंकि उनको पता है कि अगर किसी एक टीम मेंबर की भी फेलियर होगी तो वो कलेक्टिव टीम का फेलियर काउंट होगा, तो लिहाजा उसके अंदर कोऑपरेशन, जिस तरह मैंने बताया कि प्रोग्रेसिव कोऑपरेशन होता है। इट इज नॉट समथिंग कि भाई कि एक चीज हो गई और उसके बाद बैठ के डिबेट होगी, वो मिनट टू मिनट इन अ प्रोग्रेस, इन अ कंटिन्यूअल मोड ऑफ कोऑपरेशन में रहती है टीम। तो जहां पे जो चीज हो जाती है उस अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट, उस पर डिस्कशन होता है, उस पर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो जाता है, उसको फॉलो अप किया जाता है और चीजों को रिजॉल्व करते हुए आगे बढ़ा जाता है। ये टीम की एक खास क्वालिटी है जिसको हम कहते हैं सिनर्जी विल रिमेन इन अ पॉजिटिव कोऑपरेशन। अकाउंटेबिलिटी इंडिविजुअल भी होती है और म्यूचुअल भी होती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने अभी बात की कि किसी एक इंडिविजुअल को अगर फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बनानी है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बनाए, और जहां और ही और शी हैज टू परफॉर्म, क्योंकि वो टीम मेंबर होने की पहली शर्त ये है कि उसके पास रिक्वायर्ड स्किल सेट हो। अगर वो रिक्वायर्ड स्किल सेट नहीं होगा तो वो कभी भी उस टीम का हिस्सा नहीं बन सकेगा, क्योंकि वहां पे टीम और ग्रुप के अंदर बेसिक और फंडामेंटल डिफरेंस ये भी है कि उनकी स्किल सेट का डिफरेंस आ जाता है। ग्रुप में तो वेरिड स्किल्स चल जाती हैं, टीम के अंदर वेरिड स्किल्स नहीं चलती हैं, तो लिहाजा टीम के अंदर स्पेसिफिक एंड रिक्वायर्ड स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, बहुत एसेंशियल है, बगैर रिक्वायर्ड स्किल्स के टीम में वो टीम मेंबर नहीं बन सकता। अब जिस तरह मैंने टाइप्स ऑफ टीम्स का बताया तो हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स, व्हाट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स। अक्सर ये जापानीज कंपनी, जिस तरह अगर हम कहें पार्क सुजुकी मोटर, टोयोटा इंडस्ट्री कंपनी, हुंडा, अटलस हुंडा मोटर कंपनी, इट्स इंक्रीजिंग ट्रेंड। वहां पे आपने सुना होगा क्यूसी टीम के नाम से अक्सर जो है टीम्स बनाई जाती है, क्वालिटी सर्कल टीम्स कहा जाता है। जो क्वालिटी सर्कल टीम्स की जो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होती है वो किसी भी एक इशू पे डिस्कशन होती है और उसके ऊपर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है। मतलब व्हेन यू डेवलप क्वालिटी सर्कल टीम, इट हैज अ रिस्पांसिबिलिटी टू आइडेंटिफाई द कोर रीजंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, identify the alternative course of action that can resolve the problem, and suggest or recommend and the best possible solution to achieve the desired goal of any organization or to resolve any problem। उसके अंदर important issue ये आ जाता है कि problem solving टीम के अंदर जो लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस विद रिस्पेक्ट टू द अथॉरिटी है वो इतनी नहीं होती, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम का जो बेसिक पर्पस होता है वो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन रिकमेंड करना होता है। डिसीजन इज टू बी टेकन बाय द मैनेजमेंट। तो लिहाजा इनकी जो लिबर्टी होती है, लेवल ऑफ ऑटोनॉमी होती है, वो बड़ी लिमिटेड होती है, और वो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए असेंबल होते हैं। 10 to 15 लोग, 5 to 12 पीपल्स होते हैं, और वो एक पर्टिकुलर टास्क को उनके मुख्तलिफ उसको एनालाइज करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करते हैं और रिकमेंडेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं कि इसमें से क्या अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो सकता है, और उसके ऊपर डिसीजन जो है मैनेजमेंट लेती है। फिर आ जाते हैं सेल्फ मैनेज वर्क टीम्स एज कंपेयर टू प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम। सेल्फ मैनेज टीम जो है वो कंपैरेटिवली मोर अथॉरिटेटिव होती है, उसके पास मेंबर्स जो है 10 to 15 होते हैं, कंपैरेटिवली लार्जर देन द प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, और इनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी एक ऐसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें,
उसको एनालाइज करें, उनके अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकालें, और मैंने ना सिर्फ उसके ऊपर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन वो आइडेंटिफाई और रिकमेंड करें, बल्कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी करें। और ये जिम्मेदारी भी सेल्फ मैनेजमेंट टीम के शोल्डर्स पे होती है कि वेदर वो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन जो है वो प्रैक्टिकेबल है, अप्लायबल है, और उसकी एप्लीकेशन के पास वो डिजायर गोल जो है वो अचीव हुए ऑर्गेनाइजेशन के या नहीं। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के डिजायर गोल्स या वो जो सब्जेक्ट प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाता है, तो ये सेल्फ मैनेजमेंट टीम की एक सक्सेस कहलाएगी। अगर इस तरह की सूरत हाल नहीं होगी, फेलियर होगा, तो वो फेलियर भी सब्जेक्ट टीम का ही कहलाएगा, और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी जो है उसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी सेल्फ मैनेज टीम के ऊपर आयद हो जाएगी। तो लिहाजा इसके ऊपर अब इसके बारे में अगर एग्जांपल हम डिस्कस करें, अक्सर मार्केटिंग अक्सर जो कंपनीज मार्केटिंग करती हैं, तो अगर आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर आप उनके देखेंगे, तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट जो है डेवलप होते हैं, जिनको ना सिर्फ फाइनेंस, मुख्तलिफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेस और उनकी तमाम तक जो उनके एक्शन प्लान और सारी चीजें उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो खुद बनाए, अपनी रीजनल पॉलिसीज बनाए, ताकि रीजनल सेल्स को प्रोमोट कर सकें, ऑर्गेनाइजेशनल सेल्स टारगेट को अचीव कर सके। तो वो सेल्फ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ मैनेज वर्क टीम्स। क्रॉस फंक्शनल टीम्स होती हैं। कुछ क्रॉस फंक्शनल टीम्स का मतलब ये है कि अक्सर आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ लाइक डिपार्टमेंट्स के लोग दे असेंबल टुगेदर, दे सिट टुगेदर टू रिजॉल्व एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट। फॉर एग्जांपल आजकल ये कल्चर जो है बड़ा हाईली प्रोमोटेड है, और स्पेशली उन ममालिक और उन ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे कलेक्टिविज्म का कल्चर है, जहाँ पे कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है, जहाँ पे इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग नहीं होती। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगेन जापानीज कंपनी का एक कलेक्टिविज्म कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग इज अ कलेक्टिविज्म। वो कलेक्टिविज्म पे बिलीव करते हैं। वो तमाम तरह डिसीजन जो है वो कलेक्टिवली लेते हैं। कोई चाहे वो एमडी हो या सीईओ, दे नेवर टेक अ डिसीजन इन आइसोलेशन, दे ऑलवेज टेक अ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव अप्रोच। तो क्रॉस फंक्शनल टीम में क्या होता है, किसी भी एक फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑटोमोबाइल कंपनी वो प्रोडक्ट लॉन्च में जा रही है या प्रोडक्ट फेज आउट कर रही है, तो उसके ऊपर डिसीजन भी सीएफटी के, जिसको हम क्रॉस फंक्शनल टीम कहते हैं, सीएफटी के नाम से भी जानी जाती है, उसके थ्रू होते हैं, जिसमें मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, एचआर, लीगल, क्वालिटी एश्योरेंस, ये सारे डिपार्टमेंट दे सिट टुगेदर, जिसको हम मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग के नाम से भी जानते हैं। उनके पास मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग्स होती हैं, और मैनेजमेंट रिव्यू के अंदर न सिर्फ बोर्ड मेंबर्स बैठते हैं, बल्कि तमाम तरह सीनियर मैनेजमेंट के लोग भी बैठते हैं, और वो कलेक्टिवली डिसाइड करते हैं किसी भी एक प्रॉब्लम या किसी भी एक इशू के बारे में। एंड व्हाटएवर दे डिसाइड, मेजॉरिटी ऑलवेज प्रिवेल इन द डिसीजन मेकिंग। जिनकी मेजॉरिटी होती है वही उसी डिसीजन पे वो डिसाइड कर लेते हैं, कलेक्टिवली एग्री कर लेते हैं, एंड दे बिकम कमिटेड टू दैट डिसीजन, जो भी कलेक्टिवली होगा, क्योंकि उसके अंदर सक्सेस और फेल्यूर भी कलेक्टिवली होगी। कोई भी इंडिविजुअल शख्स इसके लिए जिम्मेदार नहीं कहलाता है। परफॉर्मेंस लेवल पे जरूर होती है, लेकिन डिसीजन मेकिंग के ऊपर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद हो जाती है। अब इसको मजीद एलोबरेट करें, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया अभी, इसमें तमाम टास्क फोर्स होती है, कमेटीज मुख्तलिफ बनती हैं। अच्छा, ये ना सिर्फ टॉप मैनेजमेंट में होता है, लेकिन ये नीचे डिपार्टमेंट लेवल में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे काइजन करना है, काइजन मीन्स कहीं पे कोई वर्क स्टेशन पे आपको इम्प्रूवमेंट लानी है, तो वो इम्प्रूव लाने के रेस्पेक्टिव के वो जो प्रॉब्लम अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे आफ्टर सेल्स सर्विस डिपार्टमेंट में है, तो उसके लिए क्रॉस फंक्शनल टीम बनेगी, और उसमें मार्केटिंग, सेल्स और बाकी लोग भी देंगे, उस प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम में का हिस्सा हो जाएंगे, लाइक क्रॉस फंक्शनल टीम का हिस्सा हो जाएंगे, जिसमें वो अपना एक कलेक्टिव ओपिनियन देंगे, कलेक्टिव आइडिया देंगे इन अ पर्सपेक्टिव ऑफ देयर रेस्पेक्टिव स्किल्स। क्रॉस फंक्शनल टीम के अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्शन का इशू भी आता है, तो उसके ऊपर मार्केटिंग के रिप्रेजेंटेटिव को भी अथॉरिटी होती है कि वो अपने पर्सपेक्टिव में एक ओपिनियन दे, एक आइडिया दे। तो लिहाजा वहां पे मल्टीपल सेट ऑफ पर्सपेक्टिव्स कम टुगेदर ऑन अ टेबल टू एनालाइज इन एवरी एंगल। उसके मार्केटिंग एंगल से देखा जाता है, उसकी लीगल और कंप्लायंस एंगल से देखा जाता है, उसके क्वालिटी इश्यूज या क्वालिटी पर्सपेक्टिव में देखा जाता है कि कौन सा डिसीजन क्वालिटी पर्सपेक्टिव में कहाँ पे लाया करता है, और सप्लाई चेन
के कॉन्टेक्स्ट में भी चीजें देखी जाती है कि इनकेस अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च में जा रही है फॉर एग्जांपल, सो हाउ वुड द सप्लाई चेन वुड बी एबल टू मैनेज द सप्लाई लाइन to ensure there is a continuous and uninterrupted production line in place. So इसके लिए बड़ा important होता है, क्योंकि जब आप collectively opinion लेते हैं तो वो collective और shared decision होता है, और उसके अंदर level of commitment from each and every department increases, जिसके अंदर फिर आपके जो ऑपरेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। फिर एक टीम है जिसको हम कहते हैं वर्चुअल टीम्स। अब आप अक्सर देखेंगे कॉल सेंटर्स हैं, या आजकल जिस तरह बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस देयर इज ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन सेलिंग, ऑनलाइन परचेजिंग, एवरीथिंग is being increasingly shifted towards on a technology or online tools. So one of the big thing, जिस तरह वर्चुअल टीम्स होती हैं, इस वर्चुअल टीम्स में मोस्टली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जिसमें आप इंटरनेट, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज, मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स आप यूज करते हो just to connect with your team members who may or may who are actually located in a different location, different places, and you need to see कि उन वर्चुअल टीम्स के अंदर जो है आप उन तमाम लोगों को अलाइन या कनेक्ट कर सकें जो फिजिकली तो आपसे बहुत ज्यादा दूर है, डिस्पर्स्ड है, लेकिन आप इस वर्चुअल टीम के थ्रू बेसिकली आप उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हो। इसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर लीडरशिप के बड़े रोल्स हैं। जिस तरह हमने टीम्स की बात की, तो इसके अंदर वर्चुअल टीम को मैनेज करना बाज़ाहिर बहुत आसान लगता है, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टास्क, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं और अवेलेबल रिसोर्सेज के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इन ऑनलाइन टीचिंग की भी अगर हम बात कर लें तो बहुत सारी जगहों पे कनेक्टिविटी इश्यूज, इलेक्ट्रिक बैकग्राउंड्स या फिर और दीगर ऐसे मसाइल आ जाते हैं जिसमें इन चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वर्चुअल टीम प्रॉपरली हैंडल की जाए और अगर उसकी कीपिंग इन व्यू विद अजम्पशन इफ एवरीथिंग इज अवेलेबल विद रिस्पेक्ट, लाइक अगर आप डेवलप्ड नेशंस में देखें जहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिकल फेल्यूर्स और बाकी तमाम तर चीज़ें, वहाँ पे वर्चुअल टीम्स जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं, कास्ट इफेक्टिव हैं और एफिशिएंसी उनकी इम्प्रूव्ड है, बिकॉज दे आर capable enough to manage the task instantly despite of the fact they are physically dispersed but they are connected through technology. लेकिन it is again a challenge जहाँ पे अच्छी तरीके से मैनेज हो सकता है, वर्चुअल टीम अच्छी तरीके से मैनेज हो सकती है, तो वहाँ पे रिजल्ट्स भी इसके अच्छे आएंगे। और जहाँ पे अगर कहीं पे कोई लूप होल्स हैं, ग्रे एरियाज हैं, तो नेचुरली उसकी इफेक्टिवनेस भी अकॉर्डिंगली डिक्रीज होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वर्चुअल टीम्स में? जिस तरह मैंने बताया कि लिमिटेड सोशलाइजेशन होती है, यू ऑलवेज come up with a specific task, you always connect with your bosses, your subordinates for a specific period of time, और उसमें सोशलाइजेशन नेचुरली डिस्टर्ब होती है। द एबिलिटी टू ओवरकम टाइम एंड स्पेस कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, ये भी एक उसकी खास, जिस तरह मैंने बताया कि अगर टाइम एंड कंस्ट्रेंट्स हैं तो उसको, क्योंकि बिकॉज when you visit somewhere else physically it always take time and resources and energy, so लिहाजा virtual team management के थ्रू आप बेसिकली अपना ना सिर्फ टाइम बचाएंगे, एनर्जी बचाएंगे, बल्कि आप बहुत सारे कंपनी के रिसोर्सेज भी बचा सकते हैं। और आजकल तो अगर आप देखेंगे तो बहुत हाई प्रोफाइल और हाई लेवल मीटिंग्स जो हैं जो हो रही हैं वो आपकी ऑनलाइन मीटिंग्स ही हो रही हैं थ्रू डिफरेंट वर्चुअल मोड्स, राइट। और फिर उसकी इफेक्टिवनेस को अगर हम देखें, ट्रस्ट अमंग मेंबर्स, ठीक है, और क्लोज मॉनिटरिंग टू बी पब्लिसाइज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि टीम, ये जितनी भी हमने टीमें डिस्कस की, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स, सेल्फ मैनेज टीम्स, क्रॉस फंक्शनल टीम्स और वर्चुअल टीम्स, उसके अंदर 3 बुनियादी चीजें होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 1, यू मस्ट हैव टू हैव अ ट्रस्ट अमंग टीम मेंबर्स। टीम मेंबर्स को लीडर पे ट्रस्ट होना चाहिए और लीडर को टीम मेंबर्स। आपकी कोई भी एक ऐसी बात जो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे या किसी को इमोशनली हर्ट करे, तो वो टीम की परफॉर्मेंस पे बहुत नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। फिर क्लोज मॉनिटरिंग, जस्ट टू अवॉइड द सोशल लूफिंग, यू हैव टू हैव अ वेरी क्लियर टारगेट्स, अ क्लियर गोल,
एंड क्लियर डायरेक्शंस। अगर टीम को बेहतर बनाना है तो आपके लिए बिल्कुल क्लियर डिफाइंड, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट गोल, मींस स्पेसिफिक, मेजरेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंडेड एंड रिलेवेंट गोल। यू मस्ट हैव दैट goals clearly defined and given to the individuals, ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो आउट ऑफ फोकस ना रहे और टीम मेंबर हमेशा टारगेट पे ही फोकस्ड रहे। टू बी पब्लिसाइज्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि टीम के अंदर ऐसे कलेक्टिविज्म, क्योंकि वो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपको बताऊंगा कि अगर टीम मेंबर when you start seeing a person who is claiming for his contribution or a value addition that he has made on an individual basis cannot be a good team player। वो टीम प्लेयर जो अपनी कंट्रीब्यूशन का क्लेम करता है और डिफेंड करता है उसकी ओनरशिप को, वो कभी भी अच्छा टीम मेंबर नहीं बन सकता। टीम मेंबर हमेशा कलेक्टिविज्म की बात करता है और वो मैं की जगह हमारे का वर्ड यूज करता है। He never uses the word I, he always uses the word we that reflects the collectivism। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि उनका जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। Organization should look forward to publicize and highlight the individual contribution as well, but reward that team collectively, ताकि उनके अंदर जो सिनर्जी है, जो कोऑपरेशन है, वो कोऑपरेशन की सूरत में हो rather than the competition। वहां पे कोशिश ऑर्गेनाइजेशन को या किसी मैनेजर को ऐसा करना चाहिए कि हर वो चीज से अवॉइड कर सके जिसकी वजह से टीम के अंदर कंपटीशन डेवलप हो जाए rather than the cooperation। टीम इफेक्टिवनेस के कुछ मॉडल्स है। ये एक आइडियलिस्टिक स्टेट है, इट्स नॉट नेसेसरी, नॉट मैंडेटरी कि सीक्वेंशियल इसका फॉलो थ्रू हो या फिर इनमें से तमाम तक चीजें या कंडीशंस जो है वो अप्लाई हो रही हो, लेकिन ये चंद ऐसी चीजें हैं जो मुख्तलिफ रिसर्च के थ्रू आइडेंटिफाई की गई हैं कि वो क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं, पॉसिबल फैक्टर्स that can contribute in a good team effectiveness model। ये जो टीम इफेक्टिव मॉडल है वो दो assumptions पे बेस करता है। पहली assumption तो ये जनरल गाइडलाइंस है, ठीक है। दूसरी assumption क्या है कि the model assumes that teamwork is preferable to individual work। मतलब ये एक दूसरी assumption ये है कि कोई इदारा ऐसा है जहां पे टीम वर्क को प्रेफर किया जाता है और वहां पे जब टीम बनाने की बात हो रही हो तो ये तमाम तर चीजें वहां पे कंसीडर करना बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि जरूरी नहीं है कि आप हर जगह पे टीम डेवलप करें। यू हैव टू सी व्हाट इज द कल्चर, व्हाट इज द पर्सनैलिटी, व्हाट काइंड ऑफ स्किल सेट यू हैव। हो सकता है वहां पे आपको इंडिविजुअली प्रेफर करना पड़े, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच यूज करना पड़े। यू नीड टू सी द कल्चर, you need to see the environment, you need to see your resources, you need to see reward system, performance appraisal system, skill level of the people or a team member, ताकि फिर आप उसके ऊपर डिसाइड कर सकें कि आया आप ये काम जो है टीम के थ्रू करवाना चाह रहे हैं या इंडिविजुअल करवाना चाह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे काम है जो टीम से अच्छे नहीं होते हैं, वो इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं, स्पेशली जहाँ पे सिंपल टास्क हो और टाइम बाउंडेड हो, तो वहां पे ज्यादातर जो है इंडिविजुअल जो है कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें रिसोर्स, टीम में रिसोर्सेज भी जाते हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, तो इट ऑलवेज टेक अ टाइम एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल अप्रोच। मॉडल्स को देखते हैं, इसमें तीन बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें समझनी है। पहले तो कॉन्टेक्स्ट है, फिर कंपोजिशन है, फिर वर्क डिजाइन एंड फिर प्रोसेसेस। ये चार चीजें हैं जो हमें समझनी है कि किसी भी एक इफेक्टिव टीम बनाने के लिए चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। पहली इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्टेक्स्ट। आया उनके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज है टीम के पास। व्हेन यू आर गोइंग टू मेक अ टीम, you have to make sure they are provided with the adequate resources. Resources include all things: financial resources, human resources, technical resources, intellectual resources and emotional support as well. Leadership and structures. Leadership को define करना बड़ा important है। Means you have to define the role कि कौन member है, किसका क्या role है और वहां पे who will be लीडिंग द टीम। और स्ट्रक्चर, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जिस तरह मैंने आपको बताया, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, सेल्फ मैनेजमेंट टीम, एंड क्रॉस फंक्शनल टीम, रेस्पेक्टिव वेदर दे आर बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ different departments or they are a member of those particular team, maybe from a different departments, having different work experience, different experience with the organization, length of service or skill set as well. These all factors may be varied from person to person, but still in the team you have to decide the leader, because leader will be the person who can lead the team and he should have a capability
to engage the people as well. Climate of trust, a person should be the leader who can develop the climate of trust among the team members. Any person who can't develop this climate of a trust, when a person who is actually leading the team is always a shaky and kind of a curious to see, and he believes in the micromanagement, so he should be changed, and the leader should be kind of a person who actually can trust upon the team members, and leader should have a belief in his team members as well, so that the team members should also believe in the leaders. ये म्यूचुअल ट्रस्ट है, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, तो टू वे प्रोसेस. अगर लीडर ट्रस्ट करेगा तो नेचुरली रेसिप्रोकली एम्प्लॉय भी लीडर के ऊपर ट्रस्ट करेगा. परफॉर्मेंस एवेल्युएशन एंड रिवार्ड सिस्टम, देयर मस्ट बी अ क्लियर कट परफॉर्मेंस एवेल्युएशन सिस्टम. When organization uses team models in their management style, organizations should develop a kind of a performance appraisal system which should promote and support, which not only should support, promote and compensate the teams as collectively. There must be a team-based or a group-based reward system, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन सिस्टम. क्योंकि जब आप किसी ऐसे इदारे में जहां पे टीम्स काम करते हैं, टीम के तौर पे काम होता है, प्रोजेक्ट्स बेस्ड काम होता है, जहां पे मुख्तलिफ लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और कलेक्टिवली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या रिजॉल्व करते हैं. जब आप इवेल्युएशन सिस्टम वो टीम बेस्ड नहीं होता, जहां पे आपका रिवार्ड सिस्टम जो है कलेक्टिवली कंपनसेट नहीं करेगा उस टीम को, तो उसमें फिर डिसअपॉइंटमेंट, ग्रीवियंसेस या रिजल्टमेंट पैदा हो जाएगी. और फिर अगर आप वहां पे एक इंडिविजुअल लेवल ऑफ कंपनसेशन डेवलप कर देंगे, या परफॉर्मेंस एवोल्यूशन सिस्टम आपका कुछ इस तरह का होगा जो इंडिविजुअली कंपनसेट करेगा, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे फोकस करेगा, तो उसका नुकसान ये होगा कि उस टीम के अंदर कंपटीशन डेवलप हो जाएगा रादर देन द कोऑपरेशन. फिर उसकी ओवरऑल जो एफिशिएंसी है टीम की वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी. अब कंपोजिशन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं. एबिलिटीज ऑफ मेंबर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी टीम को इफेक्टिव बनाने के लिए कि हम टीम मेंबर्स की एबिलिटीज जानें. इसके लिए टर्म यूज होता है KSA, दैट स्टैंड फॉर नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. जब हम एक इफेक्टिव टीम बनाने की कोशिश करेंगे, ये समझना कि टीम मेंबर में तमाम तर वो रिक्वायर्ड स्किल्स, एबिलिटीज और नॉलेज है जो किसी भी काम करने के लिए जरूरी है या उस टीम का हिस्सा बनने के लिए जरूरी है. और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर टीम मेंबर की जो है नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज हद्दुल इम्कान एक जैसी हो, ताकि उसकी कलेक्टिव परफॉर्मेंस टीम की बेहतर हो सके. इसी तरह पर्सनालिटी है. आपको पता है हमने पर्सनालिटी के अंदर बड़ा तफसीली पढ़ा था कि हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी एक पर्सनालिटी होती है. कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, और इसी तरीके से क्योंकि पर्सनालिटी डेवलप होती है, उनके लिंक्ड होती है उनके कल्चरल बैकग्राउंड से, तो लिहाजा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. और आपने बहुत सारे इदारों के अंदर ये पर्सनालिटी टेस्ट भी होते हुए देखे होंगे, और उन टेस्ट कंडक्ट करने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो एम्प्लॉय उनके टीम का हिस्सा हो या उन इदारे का हिस्सा हो, उनके पास ये मिनिमम एबिलिटी हो कि वो टीम प्लेयर हो, उसकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी हो कि वो तमाम तर मुख्तलिफ लोगों के साथ काम करने में आरामदेह या आसानी महसूस करता हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती हो, और वो आराम से कोलैबोरेट कर सकता हो किसी भी अपने काउंटर पार्ट कोलीग के साथ. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी टीम की इफेक्टिवनेस अगर बढ़ानी है तो हमें टीम मेंबर्स की जो पर्सनैलिटी है, हमें हत्तुल इम्कान ये कोशिश करनी चाहिए कि उनकी पर्सनैलिटी के अंदर कोई कोरिलेशन या कोई मैच पॉइंट हो. किसी की अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सट्रोवर्ट है तो आपने इंट्रोवर्ट भी शामिल कर दिया, तो उनके अंदर जो है आपस में एक रिफ्ट क्रिएट हो सकती है या ओवर पावरनेस हो सकती है. किसी का आइडिया डंप हो सकता है, किसी को ह्यूमिलेशन फील हो सकती है, हरासमेंट हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसके अंदर, और ओवरऑल जो है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट एक किसी की भी टीम की परफॉर्मेंस पे नेगेटिवली पड़ेगा. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. और इसमें थोड़ा सा ये मैं आपको वाजे करना चाह रहा था, वो ये बात है कि जब आप डाइवर्सिटी की बात करते हैं या इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है कि आपको वो बड़ा इफेक्टिवली मैनेज करना है.
क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जांपल टीम बनाई और उसके अंदर मुख्तलिफ डाइवर्सिफाइड लोग ले लिए, डाइवर्सिटी विद रिस्पेक्ट टू देयर स्किल्स, देयर जेंडर और व्हाटएवर द केस मे बी, इवन देयर स्किल्स, तो उसके अंदर जो उनका जो लाइक कोलैबोरेशन है वो बड़ा डिफिकल्ट होगा और बड़ा चैलेंजिंग होगा। और ये रिसर्च इसने इस बात को साबित भी किया है कि जहां पे कलेक्टिविज्म कल्चर है, कलेक्टिव कल्चर है, या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो कलेक्टिविज्म पे बेस करता है, तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास जो पर्सनैलिटी है वो मैच हो तमाम तर टीम मेंबर्स की, ताकि आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्टिव रह सके। एलोकेटिंग रोल्स, हर इंडिविजुअल को टास्क डिफाइन करना पड़ेगा। बीइंग अ टीम लीडर, एवरी पर्सन he is responsible to delegate the task. Every team member should be given the respective task, specific, clear, with clear cut directions और objectives और उनकी डेडलाइन के साथ, ताकि कोई भी एम्बिग्युइटी विद रिस्पेक्ट टू देयर रोल एंड टास्क नहीं रहनी चाहिए। अगर रोल एंड टास्क में कंफ्यूजन रहेगी तो वो हमेशा टीम सफर ही करेगी। उसके अंदर लाइक जिस तरह मैंने बताया कि उनकी स्किल सेट इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके ऊपर लाइक किसी को कंफ्यूजन उसके रोल या उसके परफॉर्मेंस उसके टास्क पे नहीं होनी चाहिए। लाइक अप्रोचेस पे जरूर हो सकती है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक मल्टीपल अप्रोच हो सकती है। मेरे पर्सपेक्टिव में अलग अप्रोच होगी, आपके पर्सपेक्टिव में किसी अलग अप्रोच होगी। ये कि प्रॉब्लम को किस मुख्तलिफ तरीकों से किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, बट उनको क्लियरिटी ऑफ टास्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और वो होता है। और अगर वो नहीं होगा तो कभी भी टीम का हिस्सा प्रॉपर नहीं बन सकेगा। जिस तरह डाइवर्सिटी की अभी हमने बात की कि डाइवर्सिटी के अंदर टीम के अंदर जाहिर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर अच्छे आप डाइवर्सिटी को अगर सही मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत सारी जगहों पे ये देखेंगे कि जहां पे लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर इंटेंस टू यू नो कलेक्ट मल्टीपल पर्सपेक्टिव, मल्टीपल आइडिया फ्रॉम अक्रॉस द एरिया, तो उसके लिए तो आपको डाइवर्सिटी की जरूरत पड़ती है। और आप कि अगर ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन या ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह की है जहां पे आपको डाइवर्सिफाइड रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए टीम के अंदर कि जितना हम उसको मिनिमाइज कर सकें ताकि टीम की इफेक्टिवनेस बढ़ सके। साइज ऑफ टीम, आइडियल स्पीकिंग ये है कि इसको हम कहते हैं मैजिकल 7 नंबर। लाइक जब भी हम टीम डेवलप करेंगे तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो मैजिकल नंबर है 7 + -2, राइट, या तो 5 हो या 9 हो, ये आइडियल स्ट्रेंथ होती है किसी भी एक अच्छी टीम को बनाने के लिए। जितनी आप टीम ज्यादा बनाएंगे तो उसमें कम्युनिकेशन के जो है प्रॉब्लम रहेंगे, कोऑर्डिनेशन के प्रॉब्लम रहेंगे, सोशल जिस तरह मैंने बताया कि आपकी लाइक सोशल लूफिंग शुरू हो जाएगी और डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे टीम मेंबर। तो लिहाजा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जितनी आप मुनासिब टीम रखेंगे उसको कंट्रोल कोऑर्डिनेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बड़ा इजी हो जाता है, और इफेक्टिवली आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो तमाम तर लोगों को और अपने, और उनको आप रिडायरेक्ट कर सकते हो व्हेन देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ इशू डेविएशन को आप उनको रिडायरेक्ट कर सकते हो टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल और पर्टिकुलर एनी इशू। मेंबर फ्लेक्सिबिलिटी, टीम के अंदर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि जब आप टीम होती है तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बिकॉज एवरीबॉडी हैज अ सेम लेवल ऑफ स्किल्स सेट, everybody is a specialist working in the team, right? He or she is a master of his or her own area. He knows how to perform the task, he knows how to do the job. So lihaza every individual whoever is suggesting is always welcomed and respected. उनकी इनपुट्स को, उनकी सजेशन को हमेशा सुना जाता है टीम के अंदर और उनको रेस्पेक्ट दी जाती है। जिस तरह मैंने बताया कि एवरीबॉडी इज स्पेशलिस्ट इन हिज टास्क, तो लिहाजा to perform any particular task may be varied from person to person, but everybody knows how to get it done. तो लिहाजा उनके अप्रोचेस में जरूर डिफरेंस आ सकता है, लेकिन ओवरऑल टास्क क्लियरिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो आइडिया शेयर करते हैं, डिबेट करते हैं। कन्फ्लिक्ट, अगर कन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं वो बड़े कंट्रोल्ड और बड़े लिमिटेड जो है कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और वो बड़ा इजीली मैनेज भी हो सकते हैं उसमें। मेंबर्स प्रेफरेंसेस, ऑफ कोर्स जब हम टीम बनाते हैं तो आपने देखा होगा जहां पे भी टीम बनती है तो उसका जो टीम लीडर होता है ही ऑलवेज हैव अ चॉइस टू select the team members according to his or her own preferences or a choice। और हमेशा टीम लीडर की अब कोशिश यही होती है कि वो ऐसा टीम मेंबर सेलेक्ट करे जिसके पास वो प्रीरिक्विजिट स्किल्स हों, वो SKA स्किल एबिलिटी एंड नॉलेज जो है होना चाहिए, जिसको हम के से कहते हैं नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटी।
अगर वो उसके पास शॉर्ट होगी तो वो एन मुमकिन है कि वो अच्छा टीम प्लेयर नहीं बन सकेगा और कहीं ना कहीं टीम की परफॉर्मेंस जो है वो सफर करेगी। फिर आ जाते हैं वर्क डिजाइन, जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया, मतलब ग्रुप्स को भी हमने डिस्कस किया है पिछले लेक्चर्स में, और हमने पर्सनालिटी को भी डिस्कस किया, और अकॉर्डिंगली अभी हम टीम के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्क डिजाइन जब हो तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी टीम इफेक्टिवनेस के लिए कि उसके पास लेवल ऑफ ऑटोनॉमी क्या है। जब आप टीम की बात करें, इट इज वेरी मैंडेटरी टू गिव देम ऑटोनॉमी, लेवल ऑफ ऑटोनॉमी। जितनी ऑटोनॉमी देंगे, जिस तरह हमने बात की, सेल्फ मैनेज टीम में ऑटोनॉमी मिलती है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम में इतनी ऑटोनॉमी नहीं होती है। एक डिग्री up to the recommendation level होती है, like they can only recommend. So it is very important. The more there is a direct relationship between the team effectiveness with the autonomy. जितना आप empower करेंगे उतना वो responsibility और connect जो है with respect to the goal और team collective objective जो है team members का जो है वो connect हो जाएगा. They will be gel up with the and the organizational or team goals, और वो उनकी जो कलेक्टिव ओनरशिप आएगी उससे फिर वो उनकी एक अटैचमेंट डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो लिहाजा क्योंकि जब ऑटोनॉमी होगी, दे विल बी हेल्ड रिस्पांसिबल, दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर ओन डिसीजंस, तो दे विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द द वर्क प्रोसेसेस। फिर स्किल वैरायटी, ऑफ कोर्स जिस तरह मैंने बताया कि मुख्तलिफ टीम के अंदर मुख्तलिफ, अगर कोई फाइनेंस साइड से होगा तो वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होगा, अगर कोई एचआर साइड से होगा तो वो एचआर एक्सपर्ट होगा, कोई अगर ऑपरेशन साइड से होगा तो वो ऑपरेशन साइड का एक स्पेशलिस्ट होगा, कोई सप्लाई चेन से होगा, कोई मार्केटिंग से होगा। एवरी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टीम विल बी a knowledgeable person. He must have a command on his or her own area of expertise or functions, कि वो अपने जो आइडियाज हैं, अपनी सजेशंस हैं, अपनी रिकमेंडेशंस हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंस और बड़े वैलिड रीजंस के साथ जो है वो रिकमेंड कर सकेगा। फिर आ जाता है टास्क आइडेंटिटी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक टीम लीडर के लिए, जिस तरह मैंने बात की कि टीम के अंदर हमेशा कलेक्टिविज्म की बात होती है, बट इट डजंट मीन एट ऑल कि एक इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन जो है वो कहीं लाइमलाइट में नहीं आए या वो सबड्यू हो जाए, ऐसा नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर टीम मेंबर को फील होना चाहिए, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी। जब वो काम करें तो उसके अंदर टास्क आइडेंटिटी हो। दे शुड रियलाइज दैट दिस टास्क और गोल बिलोंग टू दैट टीम, एंड दे शुड हैव they should feel ownership in it and they should own it. तो ये बड़ा इंडिविजुअल लेवल पे भी और कलेक्टिवली भी। जब आप टीम के अंदर काम करते हैं तो आपके इंडिविजुअल जो गोल्स हैं वो कोलैबोरेट होके टीम के गोल बन जाते हैं। तो लिहाजा जब ये टीम के गोल बन जाते हैं तो every team member should feel himself to be part of that team, and he should acknowledge that whatever the task is completed by the team is actually the credit which belongs to them. और वो टीम की अगर पजीराई हो रही है, उनकी अच्छाई हो रही है, उनकी तारीफ हो रही है, they should feel that they are being praised and their task is being accomplished, और उनकी जो है उनको सेटिस्फेक्शन फील होनी चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनको नजर आना चाहिए कि जो टास्क ओनरशिप है, जिसके अंदर उनकी जो बिलोंगिंग है टुवर्ड्स टास्क, वो इंटैक्ट रहनी चाहिए, उनका क्रेडिट जो है वो स्टील नहीं होना चाहिए। फिर टास्क सिग्निफिकेंस, फिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका इम्पैक्ट उनको नजर आना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये बड़ा इंपॉर्टेंट, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको पिछले चैप्टर्स में भी, कि टास्क सिग्निफिकेंस, उसकी जो ओवरऑल इंपॉर्टेंस जो है विद इन द टीम, फिर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो कितनी है, हाउ मच दे कैन हैव impact on the lives of individuals, maybe the employees, maybe the societies. जितनी ज्यादा होगी उतनी उनको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन फील होगी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फील होगी, उनको उनको लाइक दे विल फील अटैचमेंट टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर टास्क। जितना उसके अंदर टास्क सिग्निफिकेंस होगी उतना ही वो अपने आप को वैल्यूड समझेंगे, उतना ही वो टीम के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच्ड एंड अलाइन एंड जेल्ड अप हो जाएंगे, जेल इन हो जाएंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, हम प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। कॉमन पर्पस होना चाहिए, मतलब टीम मेंबर्स के अंदर, टीम मेंबर्स शुड बी कैपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड द कॉमन पर्पस ऑफ द टीम। हर टीम मेंबर को पता होना चाहिए कि हमारे टीम के मकासद क्या है, हमारा पर्पस क्या है इस टीम को बनाने का। लीडर को पता होना चाहिए कि उस
उसका क्या पर्पस है टीम का, और वो जो टास्क और मुख्तलिफ जो आप टारगेट्स जो है मुख्तलिफ टीम मेंबर्स को दे रहा है, तो वो अकॉर्डिंगली होने चाहिए, एंड इट शुड सपोर्ट टू द टीम ऑब्जेक्टिव एंड consequently organizational objective as well. So they should have a very clear idea what is the common purpose of developing that particular team. क्लियर कट जो है पर्पस जो है वो उनको पता होना चाहिए। स्पेसिफिक गोल्स, जिस तरह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्मार्ट के बारे में, कि गोल्स जो है वो स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए, रिलेवेंट होने चाहिए और टाइमलाइनेस होने। अगर आप जो भी गोल टीम मेंबर को देंगे वो अगर स्मार्ट होगा तो उसमें ना सिर्फ आपके रिसोर्सेस इफेक्टिवली यूटिलाइज होंगे, आपको सोशल लेवल लूफिंग जो है उसकी स्पेस, लाइक वो एरिया आप कवर कर सकते हैं, उसका स्पेस किसी एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा। हर एम्प्लॉय की जो है कंट्रीब्यूशन जो है वो आइडेंटिफाई होगी, और उसको जब आप मेजर करेंगे तो जाहिर ऑब्जेक्टिवली करेंगे, तो लिहाजा और फिर अटेनेबल होगा, टाइम बाउंडेड होगा, तो they will feel responsible. Every team member will feel themselves as a responsible and will work hard to achieve that particular goal or a target. Team efficacy ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जिस टीम के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, means when a people are actually specialist, they are confident about their KSA, that is knowledge, skill, abilities. Any team member who has a strong belief in his knowledge, skill and ability, उनकी हमेशा, फिर वो इंडिविजुअल से लेकर जब हम टीम की बात करेंगे तो टीम की भी जो है नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी, मींस टीम शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव इन इटसेल्फ, कि उनके पास वो नॉलेज, स्किल और एबिलिटीज हैं कि वो किसी भी ऐसे टास्क को जो उनको असाइन किया गया है उसको वो बखूबी बड़े अच्छे तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। तो उसको हम कहते हैं टीम एफिकेसी, राइट। जब ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस किसी टीम के अंदर आता है तो एनर्जी जो है वो डेवलप हो जाती है हर टीम मेंबर के अंदर, बिकॉज दे नो दे हैव एन एबिलिटीज, दे हैव अ नॉलेज एंड दे हैव अ स्किल्स, सो देयर इज नथिंग टू स्टॉप देम टू अचीव दैट गोल। कॉन्फ्लिक्ट लेवल्स ये बड़े कंट्रोल्ड होने चाहिए, ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो वे फिर डिसएग्रीमेंट क्रिएट हो जाएंगे और उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और बड़ी एक की पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताना ही चाहूंगा, जहां पे जिस टीम के अंदर आपकी पर्सनालिटी इक्वल लेवल पे हो, लोगों की नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज जो है वो इक्वल लेवल पे हो, और अगर वो कल्चरल बैकग्राउंड से भी अगर इक्वल लेवल पे हो, स्टेटस लेवल पे भी इक्वल लेवल पे हो, तो इस तरह की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि उनके अंदर कॉमनलिटीज बहुत ज्यादा आ जाती हैं। जहां पे ये कॉमनलिटीज कम हो जाती हैं उन टीम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं तो उसमें आपके रिसोर्सेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, और आपका फोकस जो है वो आउट हो जाता है। फिर सोशल लूफिंग, अगेन जिस तरह आप क्लियर कट डायरेक्शन, क्लियर कट अगर आप टारगेट देंगे तो किसी एक इंडिविजुअल को इस तरह की सोशल लूफिंग करने का मौका फराहम नहीं होगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड हैव अ कंट्रोल मैकेनिज्म एज वेल, या आप मॉनिटर कर लें, क्योंकि टीम के अंदर ये बड़ा अच्छा हो जाता है, अच्छी अप्रोच होती है कि यू इन्वॉल्व इन कंटिन्यूअल प्रोसेस इंप्रूवमेंट। आप कंटिन्यूअस बेसिस पे मॉनिटरिंग भी करते हैं एज एन टीम लीडर, और आप देखते चले जाते हैं कहाँ पे कोई वेरिएशन आ जाती है, फौरन आप उस चीज को एड्रेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो लिहाजा अगर टारगेट्स आपके प्री डिफाइंड हो, टाइमलाइन आपकी प्री डिफाइंड हो, जिसको हम एक्शन प्लान कहते हैं, यू शुड हैव अ एक्शन प्लान। अगर वो क्लियर कट है, डिफाइंड है, इन राइटिंग है और टीम मेंबर क्लियर है, तो देयर विल बी नो रूम फॉर एनी इंडिविजुअल और टीम मेंबर टू ऑप्ट फॉर द सोशल लूफिंग। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी अच्छी टीम होने के लिए बहुत जरूरी है। प्रोडक्टिविटी मेजर्स, आपके पास जिस तरह हमने डिस्कस किया कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इट शुड बी वेरी क्लियर, वेग नहीं होना चाहिए। अक्सर इदारों के अंदर जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम होता है बहुत वेग होता है, एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया हर किसी के ऊपर अप्लाई करते हैं। अक्सर इदारों में, छोटे से लेकर बड़े इदारों में भी क्या होता है कि प्रोफार्मा एक ही स्टैंडर्ड बनाया जाता है, वही आपके मैनेजमेंट स्टाफ के लिए भी होता है, वही आपके टेक्निकल स्टाफ के लिए होता है। कॉमनली ये देखा गया है, इरेस्पेक्टिव के, इवन यहां तक बहुत सारे इदारों के अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन जो है, उनकी क्वालिफिकेशन को आप देख लें, उनकी स्किल एंड एबिलिटीज को देख लें, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स को देख लें,
एक टेम्पलेट है जो सर्कुलेट हो रहा होता है, जबकि हर किसी की जॉब एनालिसिस होनी चाहिए, हर इंडिविजुअल की जॉब एनालिसिस होनी चाहिए। ड्राइवर, प्रोडक्शन का ड्राइवर, मैनेजमेंट स्टाफ का ड्राइवर, दोनों की एबिलिटीज, स्किल्स और नॉलेज में फर्क होना चाहिए। एक वेल्डर है, उसकी जॉब एनालिसिस डिफरेंट होगी, एक पेंटर है, उसकी जॉब एनालिसिस डिफरेंट होगी। वेल्डर के लिए केस है, नॉलेज स्किल एबिलिटीज डिफरेंट चाहिए, पेंटर के लिए नॉलेज स्किल एबिलिटीज डिफरेंट चाहिए। इसी तरह फाइनेंस मैनेजर के लिए नॉलेज स्किल एबिलिटी डिफरेंट चाहिए, इसी तरह मार्केटिंग मैनेजर के लिए नॉलेज स्किल एबिलिटी डिफरेंट चाहिए। When there is a varied level of requirement or expectation from varied role, so you must have a different performance evaluation system for each and every individual. इसका एक आसान तरीका है, आप बैंड्स क्रिएट कर देते हैं, लाइक जिसको हम कहते हैं कि जिस तरह मैंने एग्जांपल भी दी कि लाइक ग्रेडिंग सिस्टम आप जब कर रहे होते हैं तो आपने मुख्तलिफ एक कैटेगरी के लोगों को या स्टाफ को आपने एक ग्रेड में डाल दिया, ग्रेड 7, ग्रेड 8, ग्रेड 9। तो ये ग्रेडिंग जो है इट्स आल्सो अ मेथड to basically make a pool of people who are actually more or less equal in the required knowledge, skills and abilities, and accordingly you develop different performance appraisal system, keeping in view the different positions of the organization। तो accordingly आप बनाते हैं उसी तरीके से। तो यहाँ पे भी ये बात है कि आप जो है ऑब्जेक्टिव बनाएं, उनके जो गोल्स है, और जब आप उनकी इवैल्यूएशन करेंगे तो हर पोजीशन को देखते हुए, हर टीम की पोजीशन को देखते हुए, हर इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस, स्किल्स, उसकी नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज और उसका जो रिक्वायर्ड रोल है उस हिसाब से आप उनकी एवेल्यूशन करेंगे, ताकि उनको इंडिविजुअली। और फिर इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात ये है, जब ये हम टीम के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वो टीम के अंदर भी, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो हम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ टीम्स होंगी विद डिफरेंट knowledge, skills and abilities, right? तो accordingly उनकी performance different, performance appraisal system different होना चाहिए, और उनका reward system भी accordingly होना चाहिए। और जब reward system आप develop करेंगे तो उसमें कोशिश organization की ये होनी चाहिए कि वो team base पे दी जाए, means collective basis पे दी जाए rather than individual basis, to avoid any chances or a feeling of a competition rather than the cooperation. Managers rating, again managers rating important है, ऑब्जेक्टिवली होनी चाहिए। जब आपके पास क्लियर कट स्मार्ट गोल्स होंगे तो आपके लिए रेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। यू शुड हैव अ क्लियर कट आइडिया कि आपके किन क्राइटेरिया, जिसको कहते हैं मेजरमेंट क्राइटेरिया या असेसमेंट क्राइटेरिया या एवेल्यूशन क्राइटेरिया, वो क्लियर कट होने चाहिए कि व्हाट आर द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जहां पे आप लोगों को रेट करेंगे और उसको कंपनसेट या रिवार्ड करेंगे। मेंबर सेटिस्फेक्शन, आप जो भी सिस्टम बनाएं, ये रिवार्ड सिस्टम बनाएं या परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम बनाएं, एक बुनियादी और हतमी बात यह है कि उससे तमाम तर मेंबर्स सेटिस्फाइड हो। अगर आपके इवैल्यूएशन सिस्टम में आपने ऐसा कोई परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम बनाया जिससे वो मेंबर्स अगर मुतमईन नहीं हो रहे हैं तो आपका वो इवैल्यूएशन सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं आप रिवार्ड सिस्टम में कोई लूप होल छोड़ देंगे और उसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट एक टीम परफॉर्मेंस पे डेफिनेटली पड़ेगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। अभी हमने अंडरस्टैंडिंग वर्क टीम्स के बारे में जाना और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फिर डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन। थैंक यू सो मच।